हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हम मेरे इस चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगी। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। इम्पोर्टेंट्स नोट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली बात, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी। अब इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइमलाइन है 26 BC टू 1900 BC। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, 2600 BC टू 1900 BC। और इसमें इसको तीन, अब इसके जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग ने जान लिया बहुत पुराना सभ्यता है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये इंडस नदी के किनारे भी बसा है। अब इसके कुछ मेन साइट्स हम लोग जानेंगे। इसके कुछ मेन साइट्स कौन कौन से हैं, तो इसके कुछ मेन साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, चूहनदरो, कलिबंगन, नागेश्वर और बालाकोट, और ऐसे 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 ही खूब और भी ढेर सारे होंगे। और इसके किनारे बहने वाली नदी कौन सी थी, जैसे कि मैंने बताया ये सिंधु नदी, गंगा जी और सरस्वती भी बहती थी। ठीक है, सरस्वती जी का तो मतलब कि अब जो है वो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी ट्रिब्यूटरीज अभी भी पाई जाती हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैला था, ये भी याद रखने वाली बात है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला कहाँ कहाँ तक था। हड़प्पन सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान से लेकर जम्मू तक, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में आता है, और इंडिया के गुजरात तक भी ये फैला हुआ था। मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान की बीच की बात है। और इस उस समय जो है सबसे इम्पोर्टेंट है सैडल क्वेंस। सैडल क्वेंस क्या होता है ये भी याद रखिएगा। जैसे हम लोग घर में, हम लोग मैक्सिमम लोगों के घर में सील लोड़ा होता है ना, वही सैडल क्वेन होता है। सैडल क्वेन जिससे मसाला वगैरह पीसी, चटनी वगैरह पीसी जाती है, उस समय उसका उपयोग किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। फ्रॉम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये सिमिलर है। मतलब सैडल क्वेंस आज भी पाया जाता है और पहले भी पाया जाता था। फिर बुल्स एंड ऑक्सन भी उस समय पाए जाते थे। मतलब बुल्स और ऑक्सन, हम लोग को टेराकोटा के कुछ खिलौने मिलेंगे, इसमें बुल्स हैं, ऑक्सन हैं, उन सब का टेराकोटा से बना एक मॉडल हम लोग को दिखेगा, हम एनसीईआरटी के अगर बुक में देखें तो। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग नोट करते चलिएगा। और आपको अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, अब इसके कुछ मेन ग्रेन्स क्या थे, मतलब लोग क्या खाते थे, किस टाइप के लोग थे, तो पहले मैं बता दूं ये ओमनीवोर टाइप के लोग थे। मतलब ये प्लांट्स खाते थे और प्लस मीट भी खाते थे। तो इनके ग्रेन्स क्या क्या थे मेन, व्हीट थी, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स और क्या कहते हैं मेज, ये सारी इनकी ग्रेन्स थी। मिलेट्स जो है ना वो गुजरात के कुछ ही जगहों पे पाया जाता था, याद रखिएगा, मिलेट्स कुछ ही जगहों पे पाया जाता था। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि याद रखिए राइस इज़ फाउंड रेयरली इन लोथल। लोथल में चावल जो है बहुत रेयरली, मतलब लोथल के अलावा कहीं और नहीं चावल पाया गया है, कहीं भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि राइस किस जगह पाया गया था या लोथल में क्या पाया गया था रेयरली। ठीक है, और एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे चावल का ल और लोथल का ल ये दोनों सेम है, तो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है एनिमल बोन्स भी मिले थे। एनिमल बोन्स जो वो होते हैं, कैटल थे, शिप, गोट्स, बुफेलो, पिग, ये सब जो थे मिले थे। और वाइल्ड एनिमल्स भी मिले थे, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल के बोन्स भी मिले थे। वाइल्ड एनिमल्स के मिले थे और डोमेस्टिक एनिमल्स, ये गोट, शिप, कैटल, बुफेलो, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। प्लस फिश और फाउल। फाउल जो है एक प्रकार का मुर्गी, मैंने देखा है कि एक प्रकार का मुर्गी या मुर्गा को ये उस समय फाउल कहा जाता था। तो फिश और फाउल के बोन्स मिले थे। इससे हम लोग को जहाँ तक लगता है कि लोग मीट वगैरह भी खाते होंगे, लेकिन कुछ एग्जैक्टली लोग, हम आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बताया है। ठीक है, अब जो है हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदारो के इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर हुआ करता था हड़प्पन का, और एक यूनिक फीचर भी था इसका। यूनिक फीचर मतलब आपको लिखने आया कि हड़प्पन के कुछ यूनिक फीचर बताइए, तो सबसे पहले यही लिख दीजिएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बहुत यूनिक फीचर था और ये वेल सेटल्ड
अर्बन सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक, उसके बाद इसके सेटलमेंट्स, मोहनजोदारो के 2 सेटलमेंट थे, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो फोर्टिफाइड था, फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। वो ऊंचे टिले पे बनाया जाता था, लेकिन वो छोटे साइज का होता था। वहीं पे लोअर टाउन ये इतना सेफ नहीं होता था, जो कि ज़मीन में प्लेन जगहों पे बनाया जाता था, प्लेन का सेंस प्लेन इलाका, ठीक है, और हाई हिली एरिया पे सिटाडेल होता था, और उसका साइज़ भी बड़ा होता था। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, सिटाडेल एक अंतर है, इसका डिफरेंस लिख सकते हो आप लोग। फोर्टिफाइड होता था, ऊंची जगहों पे बनता था और छोटे साइज में होता था। वहीं पे लोअर टाउन बहुत बड़े एरिया में होता था, वो लोअर नीचे जगह निचली स्तर पर बसा होता था और उतना सेफ भी नहीं होता था। तो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिटाडेल में उस समय के जो प्रतिष्ठित परिवार रियायती लोग थे वो रहते होंगे, इलाइट्स पीपल, इलाइट्स के जो लोग थे। और जो लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल आते हैं, हाँ, वो लोग रहे करते होंगे। ये हम लोग का और आर्कियोलॉजिस्ट का भी, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का ही अनुमान है। उसके बाद यहाँ पे वेल्स की बात की गई। वेल्स यहाँ पे 700 वेल्स पाए गए, कुएँ पाए गए। हर घर में हम लोग को कुएँ वहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब हर लोग जो है कुएँ बनवाते थे, जो लोग बाहर से आते थे मे बी उनके लिए और अपने लिए भी। फिर मोहनजोदारो का एक यूनिक फीचर ग्रेट बाथ भी है। ग्रेट बाथ जो है वो रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। रिचुअल पर्पस जैसे कि नहाने के लिए, जैसे आज गंगा जी हैं वहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, मेला लगता है, लोग नहाने जाते हैं, तो रिचुअल पर्पस के लिए। वैसे ग्रेट बाथ भी कभी रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता था, ये अनुमान है। एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था, इसके स्टेयर्स जो है नॉर्थ और साउथ से नीचे गए होते थे, नॉर्थ और साउथ से। इसके किनारे किनारे इसके किनारे कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड के कॉर्नर पे 3 कमरे होते थे, मतलब कोर्टयार्ड है तो 4 कॉर्नर होगा, उसके 3 कॉर्नर पे रूम्स हुआ करते थे, और हर एक रूम में बाथरूम हुआ करता था, हर एक रूम में बाथरूम हुआ करता था। और हर एक रूम में बाथरूम होने की वजह से बाथरूम हुआ करता था और हर एक रूम में बाथरूम होने की वजह से ही हिस्टोरियंस जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कुछ लोग बाथरूम का भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग ही अगर कहीं रिचुअल जगह पे जाते हैं तो वहाँ बाथरूम भी होता है, प्लस एक स्नान घर जो कि कॉमन लोगों के लिए होता है, सब लोग नहा सकते हो, वो भी होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसा सोचा कि रिचुअल के लिए भी यूज़ होता होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, इम्पॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये भी याद रखिएगा कि वो उस समय के लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। प्राइवेसी का ध्यान इस तरह रखते थे क्योंकि हम लोग को वहाँ पे एक भी विंडोज़ देखने के लिए नहीं मिले थे। जैसे कि दीवार, आजकल तो हर घर में विंडोज़ तो कॉमन हो गए हैं, हर दीवार में मतलब विंडो तो होता ही होता है। लेकिन हम मेन दीवार पे तो जो बाहरी दीवार होता है उस पर तो होता ही है। लेकिन उस समय हम लोग को एक विंडो देखने के लिए नहीं मिला था, एक भी वॉल पे। इससे ये पता चला है कि क्या कहते हैं, उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी पे ध्यान देते थे, मतलब वो लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। और अंदर का व्यू जो था, अंदर का व्यू या कोर्टयार्ड का व्यू नहीं देख पाया जाता था। और फिर से ये 2 पॉइंट्स जो है, चुहंदरो जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर हुआ करता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। प्लस बालाकोट और नागेश्वर जो है वो शेल और बीड्स मेकिंग सेंटर था। बीड्स एंड शेल मेकिंग सेंटर बालाकोट और नागेश्वर था। ये MCQ जैसे क्वेश्चंस में तो अक्सर आ जाते हैं, तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट नोट हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सील्स, स्क्रिप्ट और वेट्स पढ़ाऊँगी। सील्स जो हैं वो स्टेटाइट से बने होते थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस से बने होते थे, तो स्टेटाइट। अब स्टेटाइट क्या होता है कि सॉफ्ट स्टोन होता है, इस पर वर्क करना बहुत ही आसान होता है। सील्स क्यों यूज़ किया जाता था? सील्स यूज़ किया जाता था कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, मतलब कि जैसे उस समय जो था एक सामान दूसरी जगह जाता था तो क्या किया जाता था, सामान को बांध के उसके ऊपर सील लगा दिया जाता था, पंच कर दिया जाता था, मिट्टी के क्ले के ऊपर पंच कर दिया जाता था सील। इससे क्या होता था, जिसके पास वो सामान जाता था, जिसके जिसके पास वो सामान जाता था, वो जो जो भेजता था वो देख लेता था कि हाँ, अगर वो सील में गड़बड़ नहीं है मतलब उस सामान के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो सील का उपयोग इस तरह किया जाता था। कन्वे, सामान को भेजा जाता था,
ले आया जाता था, तो इस तरह से इसका सील का यूज होता था। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट अभी भी वहाँ का हड़प्पन का अनडेसिफर्ड है। सबसे मेन बात है स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है। अगर स्क्रिप्ट डेसिफर्ड हो जाता है ना, तो इससे हम लोग को वहाँ की लैंग्वेज पता चल जाएगी। स्क्रिप्ट जो है, जो सबसे लंबी स्क्रिप्ट थी, जिसने साइंस जो है 26 साइन वाली सबसे लंबी स्क्रिप्ट मानी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा साइंस थी, वो 26 साइंस थी, जो कि सबसे लंबी स्क्रिप्ट मानी जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि उस समय हम लोग तो इस समय लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उस समय के लोग राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे, राइट टू लेफ़्ट, ठीक। और ये भी है कि अल्टरनेटली भी हम लोग को कहीं कहीं जगह एक्सेप्शन का केस भी मिला है, अल्टरनेटली का भी केस मिला है। अल्टरनेटली का केस ये है कि कभी कभी अल्टरनेट लाइन में से पहले राइट टू लेफ़्ट लिखे, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखे, राइट टू लेफ़्ट टू राइट, ये अल्टरनेटली हुआ। लेकिन ये एक्सेप्शन है, मतलब कहीं कहीं पाया गया है। कॉमनली तो राइट टू लेफ़्ट ही मिला है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी मिल गया है अल्टरनेटली वाला, ठीक। उसके बाद वेट्स क्या होते थे? ये चर्ट एक स्टोन होता है, उससे बने हुए होते थे। और इनको जैसे आज हम लोग सब्जी वगैरह लेते हैं, तो एक आधा किलो 1 किलो का आता है बटकरा, उसी तरह का वेट्स होता था, जिससे वेटिंग की जाती थी, नाप तौल की जाती थी। उसके बाद वहाँ के किंग, इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन था, तो किंग तो होंगे ही, लेकिन इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि शायद एक प्रिस्ट किंग की हम लोग को मॉडल मिला था उस समय आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने कहा है कि शायद प्रिस्ट किंग उस समय के किंग हुआ करते होंगे, लेकिन इस बारे में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। उसके बाद कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, वो सबसे पहले आए थे, जिन्होंने इसकी हल्की फुल्की खोज कह सकते हैं, मतलब कि यही जो सबसे पहले ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो यहाँ पे आए थे, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, जैसे दैट इज़ वाई वो इसीलिए वो खोज नहीं पाए हड़प्पन सिविलाइजेशन को। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। अब स्ट्रेटियोग्राफी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटियोग्राफी जो है, horizontal to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound जो टिले होते थे, टिला के किनारे, टिला के साथ साथ जो है एक हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती थी, ठीक है। और उस हॉरिजेंटल लाइन यूनिफॉर्मली खींची जाती थी, मतलब एक सीधी लाइन रेखा खींची जाती थी। उससे पता लगाया जाता था कि हाँ ये कितना साल पुराना है। ऐसे कार्बन डेटिंग होता है, ऐसे इससे पता लगता है कि हाँ किसी वस्तु के कौन कितना साल पुराना है। वैसे स्ट्रेटियोग्राफी थी, इसको माउंट टिले के साथ साथ एक लाइन हॉरिजेंटल खींची जाती थी, और पता लगाया जाता था कि क्या कितने साल पुराना है। स्ट्रेटियोग्राफी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये डेफिनेशन, टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स टू मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट। एक सिंपल सा आप लिख सकते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है 2 लाइन का। जॉन मार्शल जो थे, वो 1924 में कनिंगम के बाद आए हुए आर्कियोलॉजिस्ट थे, हाँ, जो कि आए थे हड़प्पन को खोजे थे। मतलब हड़प्पन को इन्होंने कहा था कि हाँ हमें एक नई सिविलाइजेशन मिल गई है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने स्ट्रेटियोग्राफी को नहीं माना था, मतलब उन्होंने कहा था स्ट्रेटियोग्राफी के बिना भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। वहीं पे REM व्हीलर जो 1944 में आए थे, जिन्होंने तीसरे थे ये, जो कि आए थे और हड़प्पन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को लेके चलना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इट रिकोनाइज स्ट्रेटियोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट वेर एज मार्शल डिड नॉट, मतलब ही रिकोनाइज, उन्होंने माना कि स्ट्रेटियोग्राफी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मार्शल ने नहीं माना था। फिर हड़प्पा जो है 1921 में एक्सकेवेट होता है दयाराम साहनी के द्वारा। वहीं पे 1922 में मोहनजोदारो, 1 साल बाद RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा एक्सकेवेट किया जाता है। हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर्ड हुई थी, इसलिए यहाँ पे इसको हड़प्पन कहते हैं। और इंदस वैली क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप लोग ज़रूर लिखिएगा। एनिमल मतलब यूनिकॉर्न, एक रिंग पशु जो है जिसका एक सींग होता था। उस समय के जो वो मिले हम लोग को सील्स वगैरह, उसमें यूनिकॉर्न जो है छपा हुआ रहता था, इम्पॉर्टेंट है। फिर एक सील हम लोग को प्रोटोशिवा, इसमें शिव जी हैं, माना जाता है ये कि शिव जी जो है ऋषि के उसमें बैठे हुए हैं, मतलब कि पलथी उलथी मार के बैठे हुए हैं। फिर उनके किनारे ढेर सारे पशु हैं, तो प्रोटोशिवा जो है
उस समय सील मिलता था, तो ये अनुमान लगाया गया था उस समय के लोग इनको पूजा करते थे, इनकी पूजा करते थे। अब हड़प्पा का कैसे डिक्लाइन हुआ? हड़प्पा के डिक्लाइन में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ड्राइंग एंड शिफ्टिंग ऑफ रिवर एंड लैंडस्केप जो है कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हड़प्पा का डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है, याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कही गई है कि इतनी बड़ी सभ्यता इससे नहीं, इस छोटे छोटे कारणों से नहीं समाप्त हो सकती, इसके लिए कोई ठोस कारण की ज़रूरत है। तो ये अगर आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो, क्लाइमेटिक चेंज, डेफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ड्राइंग एंड शिफ्टिंग ऑफ रिवर एंड लैंडस्केप, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। और आप ये भी लिखना कि कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन, लेटर हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन का मतलब है जो 2600 से पहले, 2600 बीसी से पहले, मैच्योर मतलब जो हड़प्पन जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, और लेटर इसके बाद वाला सिविलाइजेशन जो कि 1900 बीसी के बाद आया था। ये तीनों 3 तरह के हैं। और ये याद रखिएगा 3 तरह के क्यों बनाया गया, 3 तरह के इसलिए उनको बांटा गया क्योंकि हड़प्पन में हम लोगों को कुछ अंतर चाहिए था कि हम लोग इसको डिफाइन कर सकें, हाँ अर्ली ये है, मैच्योर ये है, लेटर ये है। तो इस वजह से इसको अर्ली मैच्योर लेटर का नाम दे दिया गया। मेसोपोटामिया जो है हड़प्पन के कंटेम्प्रोरी मेसोपोटामिया जो है वो सिविलाइजेशन जो थी वो थी, मतलब कंटेम्प्रोरी मेसोपोटामिया थी। और जो है ओमान और अफ़गानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान और क्या कहते हैं कर्नाटका जैसे जगहों से ये पता लगाया गया कि वो जो है वो जो उस समय जो था वहाँ से ट्रेड उनके साथ हुआ करता था, मतलब ट्रेड जो है उनके साथ होता था इन जगहों से। लार्जेस्ट सिटी हड़प्पा की राखी गढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राखी गढ़ी सबसे लार्जेस्ट सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उस समय के लोग क्लॉथ्स में कॉटन कपड़ा पहनते थे और वुलन क्लॉथ भी पहनते थे, वोर करते थे, ठीक है। मोहनजोदारो जो है वो उनको उसको माउंट ऑफ द डेड मतलब कि मुर्दों का टिला भी कहा जाता है, मुर्दों का टिला भी मोहनजोदारो को कहा जाता है। और धोलावीरा में रिजर्वायर आपको पता होगा, जहाँ पे रिजर्व करते हैं वाटर को, रिजर्व किया जाता है, रिजर्वायर की हम लोग को सोर्स जो है मिलता है, रिजर्वायर का सोर्स हम लोग को धोलावीरा मिलता है। तो ये हमारा नोट्स आज ख़त्म होता है। सो प्लीज़ आप लोग एंड तक वीडियो आई होप देखे होंगे और आप लोग सारे नोट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी। सो मैं बाय बाय, चलते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, थैंक यू वेरी मच।